नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब रुकने का नाम ले नहीं रहा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में है, लेकिन इस विवाद में जुबानी जंग जारी है और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार को जहां बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शिवसेना पर जमकर हमला किया, तो बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर खूब निशाना साधा। शिवसेना ने किरीट को बीजेपी की नचनिया तक कह दिया। इस संपादकीय में शिवसेना ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। इसमें कहा गया है कि फडणवीस समेत पूरी महाराष्ट्र बीजेपी जिस मानसिक संक्रमण अवस्था से गुजर रही है, उसे देखते हुए उनसे दूसरी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह का सियासी बवाल है, जिस तरह की सियासी हलचल है, और किरीट सोमैया जो दिल्ली का रुख करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से बातचीत की, मुलाकात की और अपनी बात रखी थी, बताया था कि किस तरह के हालात हैं महाराष्ट्र में, किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह से उन पर हमला हुआ है, ये चिंता जताने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। तो इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कई तरह के आरोप उन पर लगाए और कहा कि अगर आपको कोई समस्या थी तो आप महाराष्ट्र में बातचीत करते, वहां पर मुख्यमंत्री से बातचीत करते, लेकिन आपको बातचीत नहीं करनी थी, आप समाधान नहीं चाहते थे। और अब सामना में एक बार फिर से शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। किरीट सोमैया को बीजेपी की नचनिया तक कह दिया गया। तो शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया और अन्य पर जमकर हमला बोला है। किरीट सोमैया को उन्होंने नचनिया कहा है और आप जानते हैं कि किस तरह से लाउड स्पीकर विवाद अब महाराष्ट्र में और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह मामला और इस मामले में सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी में अब सामना मुखपत्र के जरिए बीजेपी पर शिवसेना ने कई तरह के आरोप लगाए, हमला बोला है और किरीट सोमैया को बीजेपी की नचनिया कहा। तो आपको बता दें कि संपादकीय में शिवसेना ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। कहा कि फडणवीस समेत पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की जो मानसिकता है और जिस मानसिक संक्रमण अवस्था से वो गुजर रही हैं, उसे देखते हुए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। फडणवीस कह रहे हैं कि जेल में राणा को सादा पानी इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती हैं। ऐसा ओछा बयान देना फडणवीस को शोभा नहीं देता। फडणवीस उन्हें दलित बोलने से पहले यह भी देखें कि वो दलित कब से हो गई, उनका जाति प्रमाण पत्र जाली मिला है। तो जिस तरह की बात कही गई थी कि उनसे भेदभाव हो रहा है दंपति से, और इसे लेकर यह बयान देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तरफ से दिया गया और इसी पर अब सियासत गरमा रही है। इसी पर शिवसेना की तरफ से मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला बोला गया है। कहा गया है कि जिस जाति को लेकर वो बयान दे रहे हैं, फडणवीस उन्हें दलित बोलने से पहले यह भी देखें कि आखिर वो दलित कब से हो गई, उनका जाति प्रमाण पत्र तक नकली मिला है। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से शायना एनसी जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत शायना जी आपका एफएम न्यूज में। आवाज मिल पा रही है आपको? आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। जो सियासत हो रही है, बीजेपी को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शायना जी हमारे साथ बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शायना जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत गरमा रही है, लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और सामना मुखपत्र में शिवसेना ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। किरीट सोमैया जो अपने पर हो रहे अत्याचार, फिर हमले या फिर कहें कि हमले को लेकर दिल्ली का रुख करते नजर आ रहे थे, उन्हें बीजेपी की नचनिया तक करार कर दिया गया है। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है और हम सब जानते हैं कि किरीट सोमैया जी को किस ढंग से आपने टारगेट किया है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में विवाद राजनीतिक से ज्यादा पर्सनल हो गया है और जो पर्सनल हो गया है तो
इसके ऊपर हमारे प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर भी टिप्पणी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जब जनता जानती है कि इतने सारे लोग अलग अलग वर्ग स्तर के, इतने सारे लोग जो आज उठ के बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा हो तो हमारा हक बनता है, भावना का मुद्दा है। एफआईआर पर एफआईआर, 3 हमले आपने किरीट सोमैया के ऊपर लगाया, और कहीं ना कहीं मुद्दा भटक गया है, क्योंकि ये जानते हैं कि कोई कोर इश्यूज डेवलपमेंट के नहीं है, तो इसलिए ये तू मैं स्पर्धा करना। शायना जी, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत तो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या थी, आप पर हमला हुआ है, किसी भी तरह की परेशानी थी, तो आप दिल्ली क्यों पहुंचे? आपको यहीं पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले, उनसे आप बातचीत करते? करना ही चाहिए था, बल्कि मुख्यमंत्री से बातचीत करना एक चीज होता है, लेकिन जो जिस ढंग से आपने आपके कार्यकर्ता को रास्ते पे उतारा, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हम सब जानते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर शिवसेना का कहना है कि आप महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सब कुछ ठीक ठाक है। महाराष्ट्र में क्या ठीक है, आप मुझे बताएं। शायना जी, ये शिवसेना का कहना है, ये शिवसेना का कहना है। पहली बार इतिहास में हमने देखा है कि लोग सड़क पे उतर गए और लोग अपने मन मुताबिक नहीं, क्योंकि उनके नेतृत्व ने कहा है। हम जानते हैं कि आज जब हम सब चर्चा कर रहे हैं तो गाइडलाइंस है हाई कोर्ट के, उस गाइडलाइन का पालन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उनके प्रति आप कार्रवाई न करते हुए किरीट सोमैया को टारगेट कर रहे हैं। शायना जी, तो क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मुद्दा है, लाउड स्पीकर का हो या फिर हनुमान चालीसा का हो, 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसे बुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। धर्म इस तरफ आप रखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में अस्थिरता का वातावरण बना है, ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम हमेशा अमन सुख शांति चाहते हैं। मुद्दा हो हनुमान चालीसा का या अजान, कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पे काम कीजिए, जो कोई नहीं कर रहा है तो उनके प्रति कार्रवाई कीजिए। ओके। लेकिन एक और सवाल शायना जी, जाते जाते आपसे, बीजेपी की मानसिकता तक पर सवाल उठा दिया गया है। कह रहे हैं कि जिस मानसिक संक्रमण अवस्था से बीजेपी गुजर रही है, उनसे दूसरी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। उनकी मानसिकता या हमारी मानसिकता, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनके मुखपत्र में। मानसिकता हर एक व्यक्ति का खुद परख कीजिए। जनता का जनादेश है और जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला महाराष्ट्र में बढ़ गया है, हनुमान चालीसा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हो, लेकिन इस विवाद में अब जुबानी जो जंग है वो तेज होती जा रही है। मुखपत्र सामना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बीजेपी की नचनिया तक कह दिया गया। बढ़ते आगे, देश के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो गया है और बिजली में कटौती देखी जा रही है। ज्यादातर हिस्सों में पारा चढ़ने के साथ साथ अब बिजली की मांग बढ़ी है और इसी के साथ ही मंगलवार को बिजली की मांग 201 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, इसे पार कर गई है। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर पूरी की गई अधिकतम बिजली की मांग 201.066 गीगावाट रही और इसके पिछले साल के 200.539 गीगावाट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। ये रिकॉर्ड 7 जुलाई 2021 को दर्ज हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि बढ़ती बिजली की मांग देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। इस साल मार्च में बिजली की मांग करीब 8.9% बढ़ी। इसके अलावा मई जून के महीनों में मांग लगभग 215 से 220 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। तो रिकॉर्ड कह सकते हैं कि टूट चुका है, लोग परेशान हैं और अब बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 201 गीगावाट
दर्ज की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त हैं हमारे साथ। तो नितिन, बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, जिस तरह से बिजली का संकट यहां पर गहरा रहा है और जिस तरह से कटौती की जा रही है, हमने बीते कल भी इस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की थी, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। और जिस तरह से कट लग रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और कोयले की कमी भी एक बड़ा कारण। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि बिजली कटौती से लोग काफी परेशान है। शहर से लेकर गांव तक आपूर्ति का शेड्यूल जो है गड़बड़ाया हुआ है। गांवों, कस्बों और तहसील मुख्यालयों पर शेड्यूल के लेकर अगर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, केंद्र व राज्य कई तापकीय इकाइयों के बंद होने के वजह से संकट और बढ़ गया है। वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क के ओवरलोड होने के तथा तकनीकी कारणों के सभी क्षेत्रों में रोस्टर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यह मामला देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। भीषण गर्मी से राजधानी समेत तकरीबन सभी बड़े शहरों में जिला मुख्यालयों को घोषित कटौती से लोग बेहाल हो रहे हैं। गांवों, कस्बों व तहसीलों में मुख्यालयों में शेड्यूल जो अनुसार हुआ है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही। आपको बताना चाहूंगा कि जो ओवरलोड जो होने लगा है, तकनीकी कारणों का सबसे बड़ा कारण बढ़ रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, ललिया, सोनभद्र और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत कई ऐसे जिलों हैं जहां पर 2 से 4 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे कटौती की जा रही है। उपभोक्ताओं के पसीने छोड़ रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि लोकल फॉल्ट जो तकनीकी कारणों का हवाला देकर बड़े पैमाने पर आपात कटौती की जा रही है। यह स्थिति पुराने लखनऊ से लेकर ट्रांस गोमती वाले क्षेत्रों, वीवीआईपी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। लखनऊ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और ज्यादा खराब है। चिनक, टाकोरी, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर आदि क्षेत्रों में कई घंटे को बिजली काटी जा रही है और लोग परेशान है। आपको बताना चाहूंगा कि मांग के मुकाबले बिजली की उपलब्धता कम है। बिजली की मांग है 21,000 से 22,000 मेगावाट, उपलब्धता है 19,000 मेगावाट की आसपास। और कमी पीक आवर्स की बात कर ली जाए तो 2500 से 3,000 मेगावाट सामान्य अवधि में 1500 से 2,000 मेगावाट है। पावर कॉर्पोरेशन की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो गांवों को 18 घंटे के बजाय औसतन 13 घंटे व कस्बों में, तहसीलों को 21 घंटे के बजाय 19 घंटे आपूर्ति हो पा जा रही है। वहीं दिक्कत इसलिए भी आ रही है कि एनर्जी एक्सचेंज और उत्तरी ग्रिड में भी बिजली की कीमत ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आ रही है। आर्थिक तंगी के कारण पावर कॉर्पोरेशन अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा है। आपको बताना चाहूंगा केंद्र के कोटे से कम मिल रही है बिजली। कई इकाइयां बंद होने के भी बड़ा है संकट। प्रदेश में बिजली संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि अभियंताओं के मुताबिक केंद्रीय सेक्टर के सिंगरौली, रिहंद, दादरी, औरैया और बिजली घरों के कई इकाइयों के तकनीकों कारणों के कारण बंद होने की वजह से केंद्र में यूपी को मिलने वाली बिजली को कोटे में कमी हो गई है। इसी समय 8,000 से 9,000 मेगावाट जो बिजली मिल रही थी पा रही थी, जबकि कोटा 10,000 मेगावाट से ज्यादा का है। उसमें अगर देखा जाए तो इसी तरह प्रदेश के अनपरा, हरदवागंज और ओबारा, बारा व ललितपुर बिजली घर में कई इकाइयों के बंद होने के भी बिजली उपलब्धता में कमी हुई है। प्रदेश के 19,298 मेगावाट क्षमता के बिजली घरों के मुश्किल हो गया। वहीं 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। आपको बताना कोयला का संकट सबसे बड़ा आहत बताया जा रहा है। बिजली की जबरदस्त किल्लत के बीच ताप बिजली घरों के लिए कोयले के संकट की आहट भी सुनाई दे रही है। अनपरा, ओबरा और हरदवागंज व परीक्षा बिजली घर में रोजाना जितनी खपत है कोल इंडिया से उससे कम कोयले की आपूर्ति हो रही है। कोयले की कमी कारण के कई इकाइयों की कम क्षमता पर चलाया जा रहा है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर बात कर लीजिए 6 दिन ओबरा में, 4 दिन हरदवागंज में और 3 दिन परीक्षा में 1 दिन का ही कोयला बचा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द कोयले का पर्याप्त आपूर्ति शुरू न हुई तो आने वाले दिनों में समस्या और ज्यादा गहरा सकती है। सभी क्षेत्रों को तय रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी कारणों के लिए थोड़ी बहुत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, उसके लिए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। मार्केट में भी अगर बिजली उपलब्ध नहीं होती है इसलिए खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक कोयले का सवाल है तो उसके लिए केंद्र से लगातार संपर्क रखा जा रहा है। सभी क्षेत्रों में तय शेड्यूल्स के अनुसार बिजली मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यह कहना उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन से देवराज जी का है। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी 2 महीने और बाकी हैं। भीषण गर्मी अभी देखना बाकी है। उस बीच किस तरह से तैयारियां पावर कॉर्पोरेशन करता है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में सरहद से जो हालात है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ परेशानी बढ़ रही है, जो इतने कट लग रहे हैं उसकी वजह
से बिजली संकट की वजह से लोग परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसकी आपूर्ति की जाती है, क्योंकि बीते कल योगी आदित्यनाथ सरकार में जो बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने भी कहा है कि जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तय रोस्टर के अकॉर्डिंग ही बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। आपको याद दिला दें कि बीते कल 12वीं कक्षा के बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में उन बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में सोमवार की रात मामूली बात पर युवक की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है। कहा जा रहा है कि युवक के सर पर हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में 8 कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। बताते चले कि घटना यूपी के नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स बार की है। यहां विवाद में बिहार के रहने वाले ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला सामने आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश राय के सर में चोट लगने से मौत हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है। पुलिस ने दावा किया कि ब्रजेश पर हमला करने वाले कुछ लोग फरार हैं। देर रात तक उनकी गिरफ्तारी संभव है। ब्रजेश की पत्नी डीपीएस नोएडा में पढ़ाती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। सूत्रों के मुताबिक घटना की रात ब्रजेश और उसके दोस्त बार में थे। यहां बार मैनेजमेंट के लोगों ने बिल भरने के लिए कहा और इस पर ब्रजेश और उसके दोस्तों ने कहा कि पहले और शराब दो, बाद में बिल देंगे, मगर बार मैनेजमेंट पहले बिल भरने की बात पर अड़ गया। मैनेजमेंट के लोगों ने कहा अब शराब नहीं मिलेगी, पहले बिल दो और वापस जाओ। इसी बात पर कहासुनी हुई और फिर ब्रजेश की हत्या कर दी गई। पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ताहिर का रुख कर लेते हैं। ताहिर, अब पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कई तरह के खुलासे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से जो है नोएडा के एक नामी रेस्टोरेंट के अंदर जो है युवक की जो है पीट कर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने की वजह से युवक जो मृतक था ब्रजेश, इसकी जो है मौत हुई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने 8 आरोपी जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। देखने वाली बात यह है कि जो 8 आरोपी हैं इनमें से 6 बाउंसर बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा बेरहमी से जो है ब्रजेश को पीटा गया था, जिसके चलते ब्रजेश की सिर में गंभीर चोट आने की वजह से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जहां जांच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग अधिकारी भी जो है फौरन जो है मामला लगातार जिस तरीके से मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा था, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ जो ड्रग अधिकारी है वो भी पूरे मामले पर जो है जांच बिठाए हुए हैं। ड्रग अधिकारी मॉल में पहुंचे हैं और मॉल में जो है जांच करते हुए नजर आए, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पहले से इन सब की जो है क्यों नहीं पूर्ति की गई थी। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि पुलिस चौकी जो है मॉल के बिल्कुल कोने पे है और पीड़ित मृतक जो है इसके दोस्तों के द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में जहां भर्ती कराया जाता है, तब तक ब्रजेश की मौत हो चुकी थी। अगर समय रहते जो है मृतक के दोस्त या पुलिस कर्मी फौरन जो है ब्रजेश को अस्पताल में भर्ती कराते तो हो सकता था कि ब्रजेश आज जीवित होता। ताहिर, यही सवाल उनकी पत्नी की तरफ से भी उठाया गया है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और यही कहना उनका रहा। दोस्तों पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर आपने समय रहते उन्हें अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। उनके सीधे आरोप दोस्तों पर ही हैं कि अगर वो समय रहते उन्हें अस्पताल ले जाते ब्रजेश को, या पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस एक्टिव नजर आती, तो आज शायद ब्रजेश हम सबके बीच होते। देखिए बिल्कुल मृतक ब्रजेश की पत्नी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर जो ब्रजेश के दोस्त हैं उन्हीं को जो है साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि ब्रजेश के दोस्तों के द्वारा जो है लगातार लापरवाही बरती गई और ब्रजेश के दोस्त अगर समय रहते ब्रजेश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराते तो हो सकता था कि मारपीट के बाद ब्रजेश की जो है
जान बच जाती। लेकिन मारपीट इतनी बुरी तरीके से की गई थी कि जिसके चलते ब्रजेश के सिर में गंभीर चोटें आई थी, क्योंकि बाउंसरों के द्वारा ब्रजेश को पीटा गया था लगातार, उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की गई, जिसके चलते ब्रजेश की जो है अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है, ताकि जो बचे आरोपी हैं इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, जिसके चलते जो है ब्रजेश की मौत हो गई। चलिए ताहिर बाबा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रजेश की पत्नी वो भी कई सवाल उठा रही हैं और सीधे सीधे आरोप कहीं ना कहीं उनके दोस्तों पर लगाए जा रहे हैं कि अगर समय रहते वो ब्रजेश को अस्पताल ले जाते तो शायद ब्रजेश की जान बच सकती थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही खुलासा हुआ है कि ब्रजेश के सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तमिलनाडु से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां पर मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना तंजावुर जिले की है, जहां पर रथ जुलूस के दौरान यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जीवित बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद यह घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब 11 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। उधर देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वर्चुअली होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए मंगलवार सुबह 8 बजे जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 2483 कोरोना के नए केस आए थे, जबकि 1399 लोगों के संक्रमण से मौत हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने और कोरोना की गति को रोकने के लिए पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक अहम साबित होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और उधर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में रफ्तार देखी जा सकती है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। अब ताजा आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए केस सामने आए। अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए, 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे लगातार दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली में 10 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को कोरोना आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना के कुल 461 मामले सामने आए थे। साथ ही 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। तब केस कम थे, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 16 अप्रैल को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5.33% था और कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1262 थी। और इसके बाद 17 अप्रैल के आंकड़े देखें तो कोरोना मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई। एक दिन में कुल 517 मामले सामने आए। हालांकि इस दिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 4.21% तक पहुंचा और एक्टिव मामलों की संख्या 1518 हो गई। 26 अप्रैल यानी आज सामने आए कोरोना आंकड़ों में फिर उछाल देखने को मिला। आज कुल 1204 नए मामले सामने आए हैं, 1 की मौत दर्ज हुई है। पॉजिटिविटी रेट 4.46% है और एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4508 तक पहुंच चुकी है। यानी पिछले 10 दिनों में कोरोना मामले 400 से बढ़कर 1200 के पार पहुंच चुके हैं। चिंता का विषय है ये। वहीं 10 दिन पहले जहां दिल्ली में एक्टिव केस सिर्फ 1262 थे और आज इसकी संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।